press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम शुरू करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी जर्नल एंट्री करनी हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना हो किसी भी बिजनेस का, तो आज के डेट में जो बिजनेस में हमारे लेन देन में जो बैंक का इम्पोर्टेंट रोल है, जो बैंक हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, हमारे लेन देन में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे लेन देन हम लोग बैंक के माध्यम से करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रीम बन गया है बैंक हमारे बिजनेस में आज के डेट में। तो हमें देखना है कि वो किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक के साथ करते हैं। अगर बैंक के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस लेन देन को जर्नलाइज करना हो तो हम कैसे करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बैंक में हम लोग रुपया जमा भी करते हैं, चेक भी जमा करते हैं, चेक भी इशू करते हैं, कैश विड्रॉ भी करते हैं। कभी कभार पार्टियां डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट भी कर देती हैं। डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, आजकल मनी ट्रांसफर भी हो रहा है नेफ्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो बैंक का रोल है हमारे बिजनेस में बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक के साथ जो हमारे लेन देन होंगे, द ट्रांजेक्शन विद द बैंक, हम लोग कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नलाइज करेंगे। तो चंद पॉइंट है उसको देखते हैं कि अगर हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, तो जैसे हम अपना अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलते समय अगर कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं बैंक में अपने अकाउंट में, बिजनेस के नाम से हमने अकाउंट ओपन किया है अगर, तो कुछ तो रुपया जमा करेंगे। तो इसकी एंट्री हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सोचना है इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो कोई भी रूल आप लगाएंगे, या तो गोल्डन रूल का हम लोग अप्लाई करेंगे या फिर अमेरिकन अप्रोच अप्लाई करेंगे, जिस पर वो सेट करता है उस तरह। तो देखते हैं जो पहला है, हम जो बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो सपोज करो कि हमने कैश जमा किया बैंक में। तो ये कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है और ये हमारे व्यापार से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो जब रियल अकाउंट हो, गोज आउट होगा, तो रूल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे। एक काम तो कर लिया। और जो बैंक में आकर के जमा होगा, तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट है। या दूसरे तौर पर देखें तो बैंक एक पर्सन है और तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। अगर आप अमेरिकन अप्रोच में आओगे तो बैंक बैलेंस एसेट है और ये कैश भी एसेट है। तो एक तरफ ये कैश डिक्रीज करेगा तो रूल के अनुसार क्रेडिट करेंगे, और दूसरी तरफ बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करेंगे। अगर ये बात समझ में ना आए तो चलिए, ये रियल अकाउंट है, गोज आउट है, तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक एक पर्सन है, रिसीवर बनेगा, तो उस रूल के अनुसार से बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो पहला आइटम, यदि बैंक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो कुछ भी तो नाम होगा उसका। हम लोग यहाँ कर सकते हैं डॉट डॉट बैंक, यानी हर बैंक का अपना कोई ना कोई नाम होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोई भी बैंक हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उस बैंक का नाम जरूर आएगा और इस प्रकार उस बैंक का नाम हम लोग लिखेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन ऐसे थियोरेटिकल जो चीजें हैं 11th क्लास के लिए या किसी अन्य क्लासेज में, किताब में जो टेक्स्ट बुक में अक्सर बैंक का नाम छुपा लिया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर बैंक का नाम छुपा हुआ नहीं है, तो सीधे हम भी बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऑन दिस बेसिस वी हैव टू मेक डेबिट, बैंक को डेबिट करेंगे हम लोग। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये कैश हमारे व्यापार से क्या हो रहा, गोज आउट हो रहा, और ये रियल अकाउंट है। तो जब ये गोज आउट है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। और जो फिगर है कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार ये हमारा है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग अकाउंट ओपन इनटू बैंक। तो ये पहला हमारा समाप्त हो गया।
अब देखते हैं, जब बैंक के साथ हमने अकाउंट ओपन किया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उस अकाउंट में कैश डिपॉजिट करें, तो कैश डिपॉजिटिंग इनटू बैंक। तो जब हम अपने व्यापार से कैश को उस बैंक में जमा करेंगे, फिर वही कहानी आएगी, बैंक रिसीवर बनेगा और कैश गोज आउट होगा। तो सेम यही एंट्री की जाएगी, सेम यही एंट्री होगी, कैश डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर बनेगा और कैश गोज आउट होगा। तो रूल है, जब रिसीवर बनेगा बैंक तो डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट हो रहा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ये टू हमारा है क्रेडिट के इंडिकेशन देता है। तो इस प्रकार ये दूसरा भी हमने कर दिया। तीसरा, बैंक के साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग चेक जमा करते हैं बैंक में। अभी चेक कैसे है, बाहर की पार्टियां जो हमारी हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं या अन्य कोई पार्टी है, हमें वो पेमेंट के रूप में चेक दे जाती है। तो वो पार्टी अपना चेक हमें दे दिया है, तो चेक रखकर हम क्या करेंगे अपने ऑफिस में, उस चेक को हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उस बैंक में जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो बैंक हमारा क्या बन जाएगा, रिसीवर। ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, बैंक को फिर डेबिट करेंगे। चलिए हम डेबिट कर लेते हैं अपने बैंक को, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां देखना है कि ये जो चेक है किसी न किसी पार्टी ने ये हमको दिया, यानी गिव किया है। तो जो पार्टी दिया है अगर उसका पहले से कोई हिसाब होगा तो उसके नाम पर लिखा गया होगा। तो जब तक इस एंट्री के साथ हम उस पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे तब तक वो सही तालमेल नहीं बैठेगा। तो एक तरफ देखते हैं कि बैंक क्या है, रिसीवर है, नाम छुपा हुआ, चेक डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर हो जाएगा और जिस पार्टी ने वो चेक हमें दिया है वो पार्टी गिवर हो जाएगी। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उस बिना पर चेक डिपॉजिटिंग, ध्यान रखना है ये चेक वही है जो हमें दूसरी पार्टी ने, बाहर के पार्टी ने हमें दिया है और वो चेक लेकर हमने बैंक को दे दिया। तो बैंक रिसीवर और वो पार्टी जिसने चेक दिया है वो गिवर है। तो उस बिना पर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। और ध्यान रखना ये जो पार्टी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नाम आएगा उस पार्टी का या उस इंस्टीट्यूशन का या उस पर्सन का जिसने वो चेक दिया है। जब मैंने पर्सन कहा तो पता है कि पर्सन हम लोग इंस्टीट्यूशन को भी कहते हैं, किसी बैंक को भी कहते हैं, रियल पर्सन को भी कहते हैं, और कोई भी पर्सन है, पार्टी है, गिवर है, तो उस रूल के हिसाब से हमने उसको क्रिएट कर दिया। तो इस प्रकार वो भी समाप्त हो गया हमारा। अमाउंट का कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर डालते नहीं अमाउंट। तो ये तीसरा भी हो गया, यानी जब हम चेक डिपॉजिट करें बैंक में तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिस पार्टी ने चेक दिया है उसको क्रेडिट करेंगे। सीधी सीधी सी बात है। अब आते हैं चौथे एंट्री पर। ऐसा हो सकता है कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली बाहर ही बाहर जमा कर दे, अमाउंट जमा कर दे, कुछ भी जमा करे, चेक जमा करे या फिर कैश जमा करे। तो जब हमारे कस्टमर या कोई हमारी पार्टी जो मेरे अकाउंट में बाहरी बार जमा कर दे, वैसे हालत में क्या हो रहा, और बैंक रिसीवर बन रहा, क्योंकि वह बैंक है जिसमें हमारा अकाउंट है। तो हमारे तरफ से बैंक क्या बन रहा है, रिसीवर बन रहा। तो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए पार्टी, कोई पार्टी हो सकती है, नाम किसका रखा जाए। तो जब कोई पर्सन हमारे बैंक में डिपॉजिट करेगा बाहरे बाहर तो बैंक रिसीवर बन जाएगा और वो पार्टी जो जमा कर रही है वो गिवर बन जाएगी। तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और वो पार्टी भी पर्सनल है। तो बैंक रिसीवर है डेबिट और वो पार्टी गिवर है क्रेडिट। तो क्या सेम यही एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो ये भी हो गया हमारा। ध्यान रखना है कि ये केस होना चाहिए। पांचवा केस है कि विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक। कई बार हम लोग ऑफिस यूज के लिए कैश निकालते हैं अपने बैंक से। जैसे अपने बैंक से हम कैश निकाल कर ऑफिस में लेकर आ रहे हैं, ये क्लियर कट नहीं लिखा कि जब कैश विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस में ले जाएंगे या अपना पर्सनल यूज करेंगे। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो ये एज्यूम करते हैं कि जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है बैंक से वो सीधे ऑफिस में आए। या तो आपके बुक्स में लिखा रहेगा ऑफिस यूज, अगर नहीं लिखा है
कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ विड्रॉ किया है बैंक से, कैश निकाला, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिस यूज कैश निकाला गया है। तो चलिए वही ऑफिस यूज के लिए है। तो 5वां नंबर, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, क्या हुआ होगा, बैंक यहाँ पर गिवर बन जाएगा और वो कैश हमारे बिजनेस में अंदर आता है। तो जो पर्सन है बैंक यहाँ पर गिवर है, अब कैश रियल अकाउंट है अंदर आता है, कम्स इन। इस बेसिस पर उस कैश को हम लोग क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि वो अंदर मीन्स व्यापार के अंदर आता है। और ये बैंक जो गिवर है एक पर्सनल अकाउंट है, उसको सीआर हमने कर दिया, अमाउंट के लिए कोई टेंशन नहीं है। और इस प्रकार ये 5वें नंबर का जो केस है हमने ये भी कर दिया। अब देखते हैं छठे वाले में क्या पोजीशन है। छठे वाले में क्लियर इंडिकेशन है कि विथड्रॉइंग कैश फॉर पर्सनल यूज, या बैंक वर्ड भले ना लिखा हो लेकिन यहाँ पर हमने छुपा रखा है, सारे हम बैंक की बात कर रहे हैं। तो बैंक का नाम यहाँ लिखे न लिखे आपको समझना है कि ये सारे ट्रांजेक्शन किसके साथ हैं, बैंक के साथ है। अब इसमें ये तलाश मत करना है कि बैंक का नाम तो है ही नहीं, एज्यूम कर लीजिए कि जितने ये लेन देन हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स हैं, ये टोटल बैंक के साथ हो रहे हैं। तो अब बैंक का नाम आए चाहे ना आया, मान लो इस तरह से। तो चलिए छठे नंबर में, विथड्रॉइंग कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी बैंक से हमने कैश तो निकाला लेकिन कहे लिए पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ऑफिस में तो आएगा नहीं, बिजनेस में कैश आएगा नहीं, वो पर्सनल पर्पस में चला गया। लेकिन बैंक अकाउंट हमारा है तो बैंक यहाँ पर गिवर बन जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। तो रूल के मुताबिक जो गिवर है उस गिवर को हम लोग क्या करते हैं, उस गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पर क्रेडिट करते हैं टू बैंक। अब मामला फंसा है डियर का। तो हम जानते हैं कि व्यापार का जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो जो कुछ व्यापार से विड्रॉ करता है दैट इज नॉन एज ड्रॉइंग्स। या अगर उस पर्सन का नाम लिखे जो प्रोप्राइटर है तो ही इज पर्सन एंड हिज, और उसका नाम जो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो रिसीवर के हैसियत से डेबिट करें तब भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये सूट नहीं बैठता है। तो हम लोग ड्राइंग को डेबिट कर लें, उसकी जगह पर लिख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये जो भी फिगर आएगा, फिगर का कोई टकराव नहीं है, हमने इसको ऐसे कर दिया। तो इस प्रकार जो छठा है, अगर पर्सनल पर्पस है या डोमेस्टिक पर्पस है या सोशल पर्पस से बैंक से कुछ भी प्रोप्राइटर निकालता है, ऑनर निकालता है, कैश निकाल लिया, तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ पर ये बैंक लिखा जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका नाम अवश्य आएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा हमने कर लिया। 7वें में देखते हैं, चेक इशूड फॉर पेमेंट टू एनी पार्टी। कई बार हम लोग अपना चेक काट के देते हैं, किसी भी पार्टी को पे करते हैं। अब किसी पार्टी को पे करना है तो हो सकता है कि हम कैश के रूप में पेमेंट दें, पार्टी रिसीवर बन जाएगी। या हो सकता है कि उस पार्टी को हम चेक काट के दे दें, चेक इशू कर दें उसका नाम से, और वो पार्टी चेक लेकर हमारे बैंक में जाएगी और वहां से वो कैश विड्रॉ कर लेगी। तो या तो चेक के थ्रू या फिर कैश पेमेंट दे पार्टी को। लेकिन यहाँ हम सारी बात कर रहे हैं किस पर, बैंक के माध्यम से। यानी जो हमने चेक दिया उस पार्टी को पेमेंट के रूप में, वो पार्टी गई हमारे बैंक से लेगी। तो यहाँ पर बैंक देगा तभी तो पार्टी लेगी। तो बैंक क्या है, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पर गिवर है, और वो पार्टी जो लेने वाली वो क्या है, वो रिसीवर है। तो पार्टी जब रिसीवर है तो अकॉर्डिंग टू रूल उस पार्टी को हम लोग क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। कुछ नाम होगा, मोहन, सोहन, करीम, जो भी पार्टी का नाम हो, उस पार्टी का नाम लिखकर हम लोग डेबिट कर लेंगे। और बैंक यहाँ पर क्या है, गिवर है, इसलिए हम लोग बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। जो फिगर आएगा यहाँ पर अपना फिगर आप डालते रहिए। तो इस प्रकार जब हम किसी भी पार्टी को चेक इशू करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, देन इन दिस केस बैंक बिकम्स रिसीवर एंड पार्टी जो बन जाती है वो रिसीवर बन जाती है और बैंक हमारा गिवर बन जाता है।
तो उस बेसिस पर हम लोग बैंक को पार्टी को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, रिसीवर और गिवर के बेसिस पर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये हमारा हो गया 7वां खत्म। अब देखते हैं 8वें नंबर में। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं 8वें नंबर को। 8वें के ऊपर थोड़ा सा मिटा लें यहां से। 8वें नंबर में जो भी है, बस पर्सनल अकाउंट के बात इसमें ज्यादा चल रही, क्योंकि बैंक हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है। या तो हम लोग रिसीवर और गिवर के बेसिस पर या इंक्रीज या डिक्रीज के बेसिस पर बियर शेयर का काम हम लोग करते चलेंगे चीज को। देखते हैं नेक्स्ट केस में हमारा क्या है। नेक्स्ट केस में है चेक इशूड फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जब चेक इशू करते हैं तो किसी पार्टी को पेमेंट के लिए भी चेक करते हैं। तो जब किसी पार्टी के लिए पेमेंट देते हैं, चेक जारी करते हैं, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर दे, उस पार्टी को डेबिट कर दिया रिसीवर के बेसिस पर। लेकिन इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सपेंस के लिए जब पेमेंट करना है, या तो कैश दे दें या उस एक्सपेंस के बदले में हम चेक जारी कर दें। जैसे किसी को सैलरी देना है, या तो उस कर्मचारी को हम कैश के रूप में सैलरी दे दें, या हम उसके नाम से चेक काट दें और जाकर के बैंक से ले लें। और वो चूंकि हमें मिलना नहीं है फ्यूचर में, इसलिए एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है। अगर रेंट पे करना है तो हम एक चेक काट सकते हैं, लैंडलॉर्ड आकर चेक बैंक से भुना सकता है। तो ये जो हमारे एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस के लिए भी हम लोग चेक काटते हैं, चेक इशू करते हैं। तो जो भी एक्सपेंस के अगेंस्ट में चेक काटा है, हम सब जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट में हमने चेक काटा है या चेक इशू किया है, उस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। और चूंकि इसके लिए बैंक क्या है, गिवर है, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किसी भी एक्सपेंस के लिए, जैसे मान लिया कि सैलरी के लिए हमने चेक काटा है, सैलरी के भुगतान के लिए हमने चेक जारी किया, रेंट के पेमेंट के लिए, तो उस एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है। ये जो 8वां नंबर हमारा केस है, हम यहाँ पैसे कर लेते हैं कि डॉट डॉट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डॉट डॉट हमने किया है, उस जो कंसर्न जो एक्सपेंस है उसका नाम आएगा। वो रेंट हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर सैलरी है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। अगर वेजेस का भुगतान किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पेमेंट चेक काटा है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। किसी भी एक्सपेंस के अगेंस्ट चेक जारी किया है, उस एक्सपेंस का नाम यहाँ लिखिए और उसको डेबिट कर दीजिए। और जिस हमारे बैंक से वो पेमेंट गया है, उस बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। और इस तरह ये एंट्री मुकम्मल हो जाएगी। और इस प्रकार हमें ये 8वां भी खत्म हो गया। 9 नंबर देखते हैं केस क्या है। 9 नंबर में है चेक, थोड़ा शॉर्ट कर लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टी से चेक ले लेते हैं, अभी पार्टी हमें पेमेंट के रूप में चेक दे जाती है, समय नहीं है या छुट्टी है या किसी वजह से उसी दिन हम चेक को जमा नहीं कर पाए, आपने ड्रॉर में रख दिया, ऑफिस में चेक को रख दिया अगले दिन जमा करने के लिए। हो सकता है कि अगले दिन भी जमा ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिस दिन हमने चेक पार्टी से रिसीव किया, उसको बैंक में भेजना चाहिए था, बैंक में जमा कर देना चाहिए था, लेकिन किसी भी वजह से उस दिन सेम डे बैंक में जमा नहीं कर पाए। इसका मतलब उसको हमने हाथ में रख लिया। तो जो चेक हम अपने ड्रॉर में रखे हैं, ऑफिस में रखे हैं, इसके लिए हम लोग एक लेजर, एक नाम बनाते हैं चेक इन हैंड, और ये हमारे लिए एसेट है और अंदर आता है। तो हम जानते हैं कि एसेट यानी रियल अकाउंट जब अंदर आता है तो डेबिट करते हैं। तो चलिए, फिलहाल तो बैंक में भेजे नहीं है, तो हमारे हाथ ही में तो है। जब हमारे हैंड में है तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये तो हो गया, लेकिन कोई तो गिवर है, इसका
कोई तो पार्टी है जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन नाम अवश्य होगा और वो पार्टी है। जो पार्टी वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर गिवर है, तो रूल के अनुसार हम लोग गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर पार्टी ही लिखते हैं। और ये जहां जहां पार्टी लिखा मिले आपको, डेबिट में मिले पार्टी या फिर क्रेडिट में मिले, ध्यान रखना है कि उसका कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को वहां पर लिखा जाएगा, पार्टी को हटा दिया जाएगा। तो चलिए 9 नंबर में क्या है, जब चेक रिसीव किया लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया या बैंक में नहीं भेजा, तो उस दिन हमने अपने ड्रॉर में रखा होगा, अपने हाथ में रखा होगा, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। क्यों पार्टी को क्रेडिट किया है, क्योंकि वो गिवर है। इस प्रकार ये खत्म हो गया 9 नंबर। हो सकता है कि अगले दिन या उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, जो चेक हम पिछले दिनों में रिसीव किए थे, जमा नहीं कर पाए थे, उसको किसी अगले दिन में जमा करें। जब जमा करेंगे बैंक में, जब उस पिछले दिनों के रिसीट चेक को किसी अगले दिन में बैंक को भेजेंगे, तो सीधा मतलब है कि ये जो रियल अकाउंट था, चेक इन हैंड एसेट के फॉर्म में था, अभी अंदर आए थे तो डेबिट हो गया, लेकिन जब इसको भेजेंगे तो क्या होगा, ये गोज आउट होगा। तो जब कोई एसेट गोज आउट होता है तो रूल के अनुसार हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, और जब बैंक में भेजेंगे तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, और रिसीवर बनेगा तो उसको डेबिट कर देंगे। चलिए अब बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वही सेम चेक इन हैंड अकाउंट। ये एजम्पशन है कि जो चेक हमें मिला था, हमने ऑफिस में रख लिया था, तो एज एसेट हमारे यहाँ पड़ा था, और जब एसेट था तो वो रियल अकाउंट था, तो उसके रूल के अनुसार अंदर आता है तो डेबिट। अब उसको बैंक में भेज दे रहा है तो ये गोज आउट हो गया तो क्रेडिट, रिवर्स हो गया, उसका इफेक्ट समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये 10 नंबर जो केस है ये भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं 11th, इसमें क्या केस है। एनी चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, कई प्रकार के एक्सपेंसेज हैं या चार्ज है जो बैंक हमारे अकाउंट से काटता रहता है। जैसे कोई इंटरेस्ट काट लिया, या कलेक्शन चार्ज काट लिया, या कमीशन काट लिया, या इनऑपरेटिव चार्जेस काट लिया, या फोलियो चार्ज काट लिया, इंसिडेंटल चार्जेस काट लिया। एनी टाइप ऑफ चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंकर फ्रॉम आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट से बैंक के द्वारा जो कुछ काटा जाएगा, तो या तो सीधे वो हमारे अकाउंट में डेबिट करेगा, मतलब हमारे बैंक बैलेंस से वो माइनस हो जाएगा, तो वो हमारा एक्सपेंस है, वो बैंक का नहीं है। कोई भी चार्ज हमारे अकाउंट से बैंक जब काटता है, कई नाम आएंगे, कमीशन काट ले, कलेक्शन चार्ज काट ले, इन ऑपरेटिंग चार्जेस काट ले, किसी प्रकार का ट्रांसफर चार्जेस काट ले, जो भी वो चार्ज काटे बैंक को, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम जानते हैं कि जब एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब जो भी नाम होगा हमारे बैंक पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा, जो भी उसका नाम हो ये पता लग जाएगा, लेकिन है एक्सपेंस। तो जैसे ही वो पता लगता है कि बैंक ने किस नाम से हमारे अकाउंट से काट लिया है, तो उस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम डॉट डॉट कर लेते हैं, डॉट डॉट बैंक चार्जेस हम कह सकते हैं, अकाउंट डेबिट, इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट, इन ऑपरेटिव चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक कलेक्शन चार्जेस डेबिट, या बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी हो, या बैंक फोलियो चार्ज। इतना अलग अलग बजाय लिखने के, इतने छोटे छोटे नाम अलग अलग लिखने से बेहतर है कि एक ही नाम दे दिया जाए कि बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू, यहां पर ध्यान रखना है, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, कि जब ये चार्ज बैंक काटेगा तो हमारा बैंक बैलेंस एसेट माना जाता है, और ये चार्ज कटने के कारण वो एसेट डिक्रीज करता है। तो आप अमेरिकन अप्रोच में पढ़े हैं कि जब हमारा एसेट डिक्रीज करेगा तो उस एसेट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। कोई भी चार्ज काट ले, उस चार्ज के नाम को आप डेबिट करें, या सब के बदले में एक कॉमन वर्ड दे दीजिए, डेबिट कर दिए, काम खत्म हो जाएगा।
एक नरेशन हम लिखते हैं, उसमें इंडिकेशन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार 11th वाला केस खत्म। केस नंबर जो 12 है, जो 12 हमारा केस, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। क्या है? इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक। ऐसा हो सकता है केस कि हमारे डिपॉजिट पर, जो हमारा उस बैंक में डिपॉजिट है, उस पर बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो हाथ में नहीं देते, तो काउंटर से पेमेंट नहीं करते हैं, उस इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। यानी उस प्रकार हमारा क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बैंक बैलेंस इज एन आइटम ऑफ एसेट एंड इन दिस केस इंक्रीज। जब इंक्रीज करेगा तो उस बैंक बैलेंस के चलते इंक्रीज किया, तो हम लोग बैंक को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब चूंकि वो जो इंटरेस्ट है हमारे लिए तो इनकम है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है हमारे डिपॉजिट पर, तो जो इंटरेस्ट हमें मिला, हाथ में नहीं मिला, वो बैंक में ही रह गया, लेकिन है तो इंटरेस्ट, इनकम। इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम यहां पर कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ये जो बैंक डिपॉजिट पर हमारा इंटरेस्ट है, इनकम है, तो रूल के मुताबिक हम इसको क्रेडिट करेंगे। और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। जो भी फिगर होगा इसमें हम लिख लेंगे, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार ये जो 12 नंबर केस है, ये 12 नंबर केस के हम लोग इस तरह से एंट्री करेंगे। अब पसंद थोड़ा मिटाते हैं ऊपर, इसको देखेंगे हम लोग कि किस तरह से बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये जितने केसेस दिए गए हैं उसमें बैंक का नाम दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े, आपको समझना है कि वो सब के सब क्या है, बैंक के साथ ही लेन देन किए गए और हमें उसकी एंट्री करनी है। और देखते हैं ये 13 नंबर केस क्या है। ये जो 13 नंबर केस है, ये 13 लोन टेकिंग फ्रॉम बैंक। कोई भी बैंक रहा हो, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हो सकता है कि सिस्टम कुछ ऐसा हो कि बैंक ने हमें सीधे कैश दे दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक ने एक अकाउंट खोलकर हमारे अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, राइट दे दिया हो कि आप इस बैंक से अमाउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डिपॉजिट करने पर निकालते रहते हैं। तो बैंक ने हमें चेक दे दिया और हम जैसे जमा करते हैं फिर निकालते हैं, उस तरह का हमें राइट दे दिया निकालने के लिए। तो एक तरफ तो एसेट जैसा वो खड़ा हो रहा, लेकिन दूसरे तरफ वो जो लोन हमने पास करा है, वो लोन हमारे लिए लायबिलिटी है। लोन बन गया लायबिलिटी। हम सब जानते हैं कि जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो लोन पास करने पर जब बैंक ने हमें निकालने का राइट दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारा एसेट हम निकाल रहे हैं, लेकिन लायबिलिटी भी तो हमारा है। जैसे लोन पास किया गया तो एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और दूसरे तरफ बैंक बैलेंस जैसा एसेट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम अमेरिकन अप्रोच का ध्यान रखें तो अमेरिकन अप्रोच पे इसको डेबिट और क्रेडिट करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो जब लोन पास कराते हैं, अगर कैश दे, अगर कैश बैंक हमको दे रहा है तब तो और आसान है, कैश अंदर आएगा तो कैश को हम लोग डेबिट कर दें, या बैंक ने हमें चेक बुक दे दिया, अकाउंट खोल दिया, उसमें निकालने का परमिशन दे दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो भी हमारा एसेट है, या फिर हम बैंक अकाउंट लिख दें। दोनों हालत, मगर कैश सीधे मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट इंक्रीज कर गया, या बैंक डिपॉजिट जैसा अकाउंट ओपन हो जाए तो वो भी एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो उसको डेबिट कर देते हैं। और जो हमारे लायबिलिटी है उसका नाम है बैंक लोन, वो इंक्रीज कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि जब लायबिलिटी इंक्रीज करे उसको क्रेडिट करते हैं। तो जो फिगर होगा हम फिगर डालेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग यहाँ पर बैंक लोन लिखे हैं, यहाँ पर नाम जरूर आएगा वो कौन सा बैंक है। कैनरा बैंक लोन है, एसबीआई बैंक लोन है, जो भी बैंक आएगा उसका नाम प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। ये पिछले बार हम कह चुके हैं, लेकिन यहाँ बस बैंक लिखकर काम चला रहे,
एक एजम्पशन है कि ज़्यादा बैंक नहीं है, हमारे एक ही बैंक है, उसकी इसलिए हमें नाम लिखकर काम चला है। लेकिन रियल लाइफ में उस बैंक का एक्चुअल नाम जरूर रहेगा, और जब एक्चुअल नाम आएगा आप उसी बैंक नाम रख करके क्रेडिट और डेबिट करोगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया, लोन ले लिया। देखते हैं 14 नंबर में क्या होता है। जब हमने लोन लिया है तो हो सकता है उस लोन पर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करे। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंस है, चाहे हम पे करें या पे ना करें, बाद में करेंगे पेमेंट। तो वो इंटरेस्ट जब ड्यू हो जाएगा तो हमारे लिए एक्सपेंस तो है ही, लेकिन जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, हम पे नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार फिर हमारे लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस हमारा है उसको डेबिट करते हैं। तो चलिए फिलहाल मानते हैं कि ये इंटरेस्ट, इस बैंक लोन पर इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया, हमने पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट नहीं किया, तो एक्सपेंस तो है ही हमारा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट इसलिए क्या है कि ये एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए, और पेमेंट नहीं किए हैं तो बैंक वाला फिर इसको दायित्व मारेंगे, हमारा दायित्व है, तो इसको सीधे उस बैंक के लोन में ऐड कर लीजिए जिस बैंक से हमने लिया है। ये इंटरेस्ट से भी हमारे बैंक का जो लायबिलिटी वो बढ़ जाएगा अगर पे नहीं किए तो। अगर कहीं ये हम पे कर दे रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट हमारा ड्यू हुआ तो खर्चा तो है, एक्सपेंस तो है, अगर ऐसे इंटरेस्ट को हम पे कर दे रहे हैं तो एक्सपेंस तो है, उसको हम डेबिट तो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू कैश, या चेक काट के देंगे तो क्या हो जाएगा बैंक। तो जो भी फिगर आएगा, फिगर के लिए कोई टकराव नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट में दोनों बात हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है बट हमने पे नहीं किया है तो दायित्व भी बढ़ा और एक्सपेंस भी बढ़ा, उस रूल के अनुसार हमने कर लिया। या जैसे हमारे इंटरेस्ट है बनता है, एक्सपेंस तो है, हमने पे कर दिया, तो जब पे किया या तो कैश देंगे या फिर चेक देंगे। तो इस प्रकार हमारी एंट्री ये हो जाएगी। अब आते हैं जरा 15 नंबर केस देखते हैं। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ऐसा हो सकता है कि हमने बैंक से जो लोन लिया है उसको चुका रहे हैं धीरे तक, हमारा जो लायबिलिटी है लोन का शक्ल में वो कम होता जाए, जो लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ लोन वो डिक्रीज कर जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब हमारे लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं। याद रखना, अमेरिकन अप्रोच में हमने बात कही थी, वो लिखवा भी दिया पिछले वीडियो में, किसी में होगा। तो जब लायबिलिटी यानी वो बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी आज जब चुकाएंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज करे तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। जब आप लोन वापस करोगे तो वो लोन डिक्रीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, जितना भी चुकाए, एक पोर्शन चुकाए, फुल चुकाए, जैसे चुकाएंगे उतना से वो घट जाएगा लायबिलिटी, और क्या जाएगा, या तो ये कैश हम देंगे या फिर चेक काट के देंगे। कैश काट के कैश दें या चेक काट के दें तो हमारा एसेट है और गोज आउट होगा। तो इस प्रकार ये एंट्री हमारी होगी। कब, अगर उस लोन को हम वापस कर रहे हैं तब। तो ये भी समझ गए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन जब होगा तो क्या होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे आपके स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में। अगला देखते हैं 16 नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड बाय बैंक। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अपने बैंक को एडवाइस देता है या रिक्वेस्ट किया है कि जो इनके तरफ से इंटरेस्ट कलेक्शन करना है या किसी कंपनी का डिविडेंड आना है तो वो खुद कलेक्शन ना करके अपने बैंक को देते हैं ऑथराइजेशन कि इनकी तरफ से ये बैंक वाले उनका इंटरेस्ट का कलेक्शन कर लें और हमारे अकाउंट में जमा करें। तो अगर बैंक ये काम करता है कि अपने कस्टमर के तरफ से इंटरेस्ट का कलेक्शन करता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करता है, या डिविडेंड कलेक्शन करता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करता है, अब बजाय हमें करने के हमारा काम बैंक ही कर दिया और हमारे अकाउंट में चढ़ा दिया,
तो ये जो है इंटरेस्ट हमको कहीं से मिला होगा तो हमारे लिए इनकम तो है, या डिविडेंड मिला होगा वो भी इनकम है, लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे हो, बैंक रिसीवर बन रहा हमारे तरफ से, तो बैंक यहाँ बन गया रिसीवर, रूल के अनुसार डेबिट होना चाहिए। और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा है, या डिविडेंड है ये हमारे लिए इनकम है। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे बैंक रिसीवर है इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, जो फिगर यहाँ पर डालिए, और वो हमारे लिए इनकम है, या तो इंटरेस्ट कह लीजिए या फिर डिविडेंड कर लीजिए, और ये हो गया क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। हम सब जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑन दैट बेसिस ये एंट्री आप आराम से बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये 16 नंबर भी अगर इस तरह केस आता है हमारे सामने तो हम इसको कैसे डील कर पाएंगे। देखते हैं 17 नंबर जो केस है, परचेज ऑफ एफडी या आरडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यह फिक्स डिपॉजिट एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। एक सर्टेन पीरियड खत्म होने पर जो हमने जितना अमाउंट लगाया है उतना अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर हमें प्राप्त हो जाता है। जो हमने अमाउंट लगाया है अपने जेब से जमा किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दिस एफडी एंड दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल अमाउंट, और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके हमें मिलता है दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ये दोनों कंबाइंड रूप से मिलता है कब, जब इसका एक निश्चित समय समाप्त होता है। वो निश्चित पीरियड और सर्टेन पीरियड 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल जो भी होगा स्कीम के हिसाब से, एक सर्टेन पीरियड के बाद जब ये अमाउंट हमें मिलता है उसको बोलते हैं मैच्योर्ड अमाउंट। मैच्योरिटी पर हमें अमाउंट मिलता है, तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी हम होल अमाउंट रिसीव करते हैं। तो पहली बात तो पहले तो हम खरीदेंगे, पहले तो हमारे जेब से रुपया जाएगा, कैश जाएगा। अब चेक देकर खरीदें, ये पेपर है, एक सर्टिफिकेट है, एंटाइटलमेंट हमें मिलता है, कितना रुपया दे दीजिए उतना का एफडी और पेपर ले लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो पहले तो हम ले लें, इसका पेमेंट हमें बाद में मिलेगा, जब 5 साल 7 साल गुजर जाएगा तब मिलेगा। तो चलिए पहले तो हमें जो खरीदने में जो अमाउंट हमारा लगा है पहले तो हम लोग उसकी एंट्री करेंगे कि हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारे जेब से हमारे बिजनेस से कितना गया अमाउंट। अब वो अमाउंट 2 तरह से जा सकता है, या तो हम कैश दे लें या फिर चेक काट कर उनको दे दें, और ये हम पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं या किसी बैंक से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एजम्पशन क्या है कि सारे ट्रांजेक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, बैंक के साथ कर रहे हैं। ये क्लियर है कि ये जो एफडी या आरडी हमने लिया है वो बैंक से लिया है। एक इसमें आरडी भी हमें जोड़ दिया है। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। ये एक ऐसा डिपॉजिट है कि निश्चित टाइम इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट हम जमा करते रहते हैं बराबर, एक फिक्स टर्म तक, 5 साल 10 साल तक, हर महीने या हर 3 महीने पर एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। जमा करते के जब वो टाइम पूरा होता है तो जमा करना बंद हो जाता है, और जमा करना बंद हो गया तो पूरा जो हमने जमा किया है वो अब प्लस इंटरेस्ट फिर हमें मिल जाता है मैच्योरिटी पर। तो चाहे एफडी हो फिक्स डिपॉजिट या आरडी हो, एफडी में क्या है कि 1 टाइम हमने पे करके खरीद लिया है, और आरडी में क्या है कि हम बार बार पे करते रहते हैं, और ऑन द मैच्योरिटी पूरा अमाउंट एक ही बार में 1 टाइम में रिसीव कर लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जब हमने एफडी खरीदा तो पे किया होगा, या तो कैश दिया होगा या फिर चेक काट कर दिया होगा। तो ये हमारे लिए जो एफडी है या आरडी है एसेट है, और जो एसेट है वो क्या है, रियल अकाउंट है। अब जो भी रूल लगाइए, तो जब हमने खरीदा है ये तो आया है, इंक्रीज कर गया या अंदर आया, जिस पर आप सेट करोगे। तो जब अंदर आता है एफडी खरीदते समय खरीद कर आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करते, एफडी कर लेते हैं या फिर आरडी अकाउंट कर लेते हैं। ये एसेट है, डेबिट कर लिया। और हमने पेमेंट किया होगा या तो कैश में किया होगा या फिर चेक में किया होगा। तो अगर हमने पेमेंट कैश में किया है तो कैश बाहर गया, और चेक में किया होगा तो हमारे बैंक गिवर बन जाएगा। उसके अनुसार हमने एंट्री पास कर दी। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एफडी और आरडी
यू हैव टू आइदर मेक इन कैश और बाई इशूइंग चेक। तो उसके हिसाब से काम हमने कर दिया। अब चलिए, ये काम तो हमने कर दिया। जब ये आरडी या एफडी मैच्योर करेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो ऑन मैच्योरिटी हम रिसीव करते हैं क्या? जब मैच्योर करेगा एफडी आरडी मैच्योर्ड एंड कैश रिसीव्ड, अब अमाउंट हमको मिलेगा। तो नेचुरली जितना हमने दिया था उससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो जब वो मिलेगा या तो कैश के रूप में मिलेगा या फिर चेक के रूप में मिलेगा। चेक मीन्स हमारे अकाउंट में चढ़ जाएगा। अगर सेम बैंक है जिसमें हमारा अकाउंट है, उसी बैंक का हमने एफडी लिया है, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर देंगे या फिर हम आपको कैश देंगे। दोनों ही हालत में क्या है, हमारा एसेट है और ये भी एसेट है। तो ये एसेट हम सबमिट करेंगे, दे देंगे कि ले लीजिए। और वो कैश हमें अगर देते हैं, तो अगर वो कैश देते हैं तो कैश का हम लोग डेबिट करेंगे, या चेक से हमारे बैंक में क्रेडिट करते हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे। दोनों क्या है, एसेट है। और हमारे यहाँ से बाहर क्या जाएगा, ये जो एसेट के रूप में हमारे बिजनेस में पड़ा था, अब ये हमको देना पड़ेगा उन्हें, वो ले लेंगे अपने पास, लेकर जो करे। तो ये हमारे व्यापार से गोज आउट हो रहा। और रियल अकाउंट है, जब गोज आउट होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये बाहर क्या जाएगा, एफडी जाएगा। एफडी या फिर आरडी का जो सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि जितना का एफडी था उससे ज्यादा का फिगर मिल रहा है, ये कैश उससे ज्यादा आ रहा हो और ये फिगर कम आ रहा हो, तो साथ में एक और हमको मिलता है क्या, इंटरेस्ट ऑन एफडी या आरडी। तो ये इनकम है, ये भी शेयर होगा। और ये जितना का था एफडी आरडी वो गया खत्म, और ये इनकम के रूप में आ गया, ये क्रेडिट हो गया। और जितना कैश रिसीव हुआ या बैंक में क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर आरडी या एफडी की बात है, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी व्हाट एवर वी रिसीव्ड अमाउंट, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि हमने कोई चेक कहीं से मिला जिसको जमा किया है। हो सकता है ऐसा कि जिस पार्टी ने हमें चेक दिया और हमने बैंक में जमा कर दिया होगा, तो हमने अपने बैंक को डेबिट किया होगा और उस पार्टी को क्रेडिट किया होगा। लेकिन चंद दिनों बाद ये पता चलता है, सूचना मिलती है कि भाई वो चेक जो आपने जमा किया था वो डिसऑनर हो गया। अब आप समझिए डिसऑनर का मतलब यहाँ समझिए कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस कर गया। जिस पार्टी ने दिया होगा चेक, उस पार्टी के वो अकाउंट में जो क्लियरेंस होना था बैलेंस नहीं होगा उसका, और इस प्रकार बैंक ने इस चेक को कैंसिल कर दिया। ऐसे समझिए डिसऑनर हो गया। तो जब हमने एंट्री कर ली थी तो उस समय हमने बैंक को डेबिट किया होगा और पार्टी को क्रेडिट किया होगा, लेकिन अब ये एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। ऐसे हालत में हम लोग रिवर्स करेंगे, बैंक को डेबिट किया था तो अब बैंक को क्रेडिट कर देंगे, पार्टी को क्रेडिट किया था तो अब पार्टी को डेबिट कर देंगे। इस प्रकार वो एंट्री पहले वाली कैंसिल हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो अगर जमा किया गया चेक बाद में पता लगता है कि डिसऑनर हो गया, अप्रतिष्ठा हो गया, तो वैसे हालत में हम उस पार्टी को जिससे वो चेक लिए थे, तो पार्टी के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और अपने बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और लिख देंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड। ठीक है। इस प्रकार जो पहली हमारी एंट्री हुई थी तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगी, मामला समाप्त हो जाएगा। सब मानेंगे पार्टी ने कुछ दिया ही नहीं हमको। तो इस प्रकार जो केसेस हमारे आएंगे, जो बैंक के साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, और इसको हम लोग केस के अनुसार किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से एंट्री में क्या करना है, डीआर और सीआर करना है। एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो 2 रूल हम लोग रटे हैं, एक तो गोल्डन रूल्स है जिसमें 3 लिखे गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उस तीनों रूल का किसी का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं, या जो अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच है उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज के बेसिस पे एंट्री करते हैं, और
ये जो गोल्डन रूल है इस पर 3 बांट करके क्या करते हैं, रिसीवर और गिवर, कम्स इन एंड गोज आउट, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो जिस पर सेट करता है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर सेट करता है उस पर आप करेंगे, DRCR हो जाएगा। और ये प्रोफार्मा है, अपना जो बनाना है जैसे पूरा खींचिए। यहाँ काम था कि बस किसको DR करेंगे किसको CR करेंगे ये कर देना था। ये ऑलमोस्ट केसेज है, इसके अलावा भी कोई केस हो सकते हैं बैंक का, तो आपको उस पर एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है, इनकम है या एक्सपेंस है, रिसीविंग है या क्या है चीज, उसके हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट का काम पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप किसी प्रकार का जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल आप बिंदास ये एंट्री आप कर सकते हो। और अगर पसंद आया तो आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।